हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और सेल विद ए कंडीशन ऑफ रीपर्चेज के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सिविल मैटर्स में वो भी समझेंगे। लेकिन डायरेक्टली प्रोविजंस पे जंप करने से पहले मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन से समझाना चाहूँगा क्या एक्चुअल में होता क्या है, प्रैक्टिकली होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल शुरुआत इसकी कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक भाई साहब होते हैं जिनके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और चूँकि एक्सीडेंट हुआ है उनके पास पैसे नहीं है तो तुरंत पैसों का जुगाड़ करना चाहते हैं कहीं से भी। पहले वो जाते हैं एक लैंडलॉर्ड के पास या किसी के पास, सेठ के पास, कि आप मुझे लोन पे पैसे दे दो। लेकिन सेठ यहाँ पे लोन पे पैसे नहीं देता है। कहीं और जाते हैं, वहाँ भी लोन पे पैसे नहीं देते हैं, दरियादिली कोई नहीं दिखाता है। या फ्री में तो पैसे छोड़ो, बिना इंटरेस्ट के पैसे छोड़ो, लोन पे भी कोई पैसा नहीं देता है उनको। तो इसके लिए अब वो क्या सोचते हैं कि चलो अपनी प्रॉपर्टी को हम कंडीशनली बेच देते हैं। कंडीशनली बेचने का मतलब क्या है कि ये कंडीशनली बेचना, ये वाला टर्म हो गया, सेल विथ ए कंडीशन ऑफ रीपर्चेज। कंडीशनली बेचने का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको प्रॉपर्टी तो बेच रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 1 साल 2 साल जो भी एग्रीमेंट में टाइम स्टिपुलेटेड है, टाइम दिया गया है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं पैसे जमा कर देता हूँ वापस, तो वापस से वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, वापस से वो प्रॉपर्टी आपको मेरे नाम करनी होगी। तब पैसे लेने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को कंडीशनली बेच देते हैं, ठीक। और वो अपनी प्रॉपर्टी को कंडीशनली इसलिए बेचते हैं कि सेल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब तय समय सीमा के अंदर उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब वो अपनी बेची हुई प्रॉपर्टी को वापस खरीद लें। ये अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन उनके पास पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता है। मान लीजिए इन्होंने बोला था कि 5 साल के अंदर मैं आपको, इन्होंने जैसे ए यहाँ पे भाई साहब हैं, इन्होंने बी को प्रॉपर्टी कंडीशनली बेची है इस शर्त के साथ कि 5 साल के अंदर अगर मैंने पैसे फिर से चुका दिए उस प्रॉपर्टी के, जो पैसे आपसे लिए थे, इसके जो मैंने बेच के कमाए थे वो पैसे अगर मैंने अब चुका दिए या उससे थोड़े ज़्यादा पैसे चुका दिए जो एग्रीमेंट में तय हुआ है, तो प्रॉपर्टी फिर से आपको मेरे नाम करनी होगी। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, उनके पास पैसे का, इन भाई साहब के पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता है। तब इनके दिमाग में ये शरारत सूझती है कि क्यों ना आप कोर्ट में केस करके ये बोला जाए कि प्रॉपर्टी का कोई सेल ही नहीं हुआ था, ये सेल नहीं था, प्रॉपर्टी का कोई सेल ही नहीं हुआ था, बल्कि मॉर्गेज ट्रांजैक्शन था। समझाऊंगा मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज सिंपली समझ लीजिए कि आप लोन लेने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं। तो तब यहाँ पे भाई साहब क्या शरारत सूझ रही है इनके दिमाग में कि मैंने सेल नहीं किया था, मैंने लोन लिया था, मैंने मॉर्गेज लिया था, मॉर्गेज किया था प्रॉपर्टी का, ठीक। ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन सेल नहीं था, ये ट्रांजैक्शन जो हुआ था ए और बी के बीच में वो सेल नहीं था बल्कि मॉर्गेज था, तब उस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक इन्हीं भाई साहब का रहेगा, ए का ही रहेगा। अब इसी को डिसाइड करने के लिए कोर्ट सेक्शन 58 का सहारा लेती है। तो मॉर्गेज में डिफरेंस, मॉर्गेज का मतलब जान लीजिए, सिंपल सा मतलब, आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं ताकि आपको कोई लोन दे। तो मॉर्गेज में क्या रखा जाता है, प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है। वहीं सेल में अपनी प्रॉपर्टी आप बेच देते हैं, ठीक। इतना तो क्लियर है। तो हमेशा इन सारे केसेस के बीच में जो इशू होता है, जो मेन इशू होता है, वो क्या होता है कि क्या ट्रांजैक्शन, पार्टी के बीच जो ट्रांजैक्शन था वो एब्सोल्यूट सेल था या मॉर्गेज था। अगर एब्सोल्यूट सेल था तो ए भाई साहब अपना मालिकाना हक खो चुके हैं, अब वो टाइटल होल्डर नहीं है उस चीज़ के, उस प्रॉपर्टी के। लेकिन अगर ये मॉर्गेज था तो भले ही उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखी गई है, फिर भी ए ही उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब इसी को डिसाइड करने के लिए कोर्ट हमेशा सेक्शन 58C और उसके प्रोवाइजो को रेफर करती है। अब आते हैं डायरेक्टली सेक्शन 58C पे। सेक्शन 58C क्या बोलता है कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब अगर आपको काफ़ी ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, काफ़ी पेक्यूलियर सा लग रहा होगा ये प्रोविज़न कि मॉर्गेज भी हो रहा है, सेल भी कर रहे हैं, तो यहाँ मिक्स कैटेगरी का है ये। जैसे यहाँ पे मॉर्गेजर क्या होते हैं, मॉर्गेजर वो होते हैं जिनको लोन की ज़रूरत होती है। मॉर्गेजर क्या करता है, ऑस्टेंसिबली सेल्स करता है, मतलब दिखावटी रूप से सेल करता है। ये दिखावटी रूप से सेल करना अलाउड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58C। ऑस्टेंसिबली सेल करता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी को इस कंडीशन के साथ, इनमें से कोई भी कंडीशन, एनी वन ऑफ द कंडीशन विल सफाइस। तो किसी एक कंडीशन, मतलब कंडीशन के साथ सेल करता है
कि अगर मैंने पैसे नहीं चुका पाए, मॉर्गेज मनी नहीं दे पाया उस दिन तक, तो ये ऑस्टेंसिबल सेल था, जो दिखावटी सेल था, वो एब्सोल्यूट सेल बन जाएगा। हो गया एक चीज़। या और है कोई भी कंडीशन, या जब मैंने पैसे पूरे कर दूंगा, पूरे पेमेंट दे दूंगा जो भी मैंने लोन लिया था आपसे, तो जो सेल हुआ था, दिखावटी सेल हुआ था, वो वाइड हो जाएगा। तीसरा, अब उसके साथ साथ क्या है कि अगर वो पेमेंट कर देता है तो बायर, जो ऑस्टेंसिबल सेल वाला बायर है, ऑस्टेंसिबल बायर है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा मेरे 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 फेवर में फिर से। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल बोलते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ प्रोवाइजो है, इसी प्रोवाइजो में खेल होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये इलस्ट्रेशन ले रहे हैं भाई साहब का। भाई साहब ने 2 एग्रीमेंट बनाए थे। भाई साहब ने एक एग्रीमेंट बनाया ए और बी के साथ, मान लीजिए 5 o'clock को, 5 PM। ठीक। ये क्या था? सेल का एग्रीमेंट था, विथ एक सेल का एग्रीमेंट था। अब यहाँ क्या हुआ? अब फिर से ए और बी के बीच में करार हुआ 6 बजे मान लीजिए, या 5 पे या 5:10 पे। दूसरा एग्रीमेंट है, सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड एग्रीमेंट है। यहाँ क्या हुआ? रीपर्चेज का एग्रीमेंट हुआ। किस चीज़ का एग्रीमेंट हुआ? रीपर्चेज का एग्रीमेंट हुआ। मतलब रीपर्चेज कहने का मतलब क्या है कि ए बी को बेची हुई प्रॉपर्टी, ए ने जो बी को बेची हुई प्रॉपर्टी थी, उसे फिर से खरीद सकता है। रीपर्चेज, उसे फिर से परचेज कर सकता है। ये एग्रीमेंट हुआ 6 बजे। तो अगर ऐसा हुआ है, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन में हैं, तो फिर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल नहीं हो सकता है। वो सेल इसी में आएगा। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रोवाइजो बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को मॉर्गेज नहीं माना जाएगा जब तक वो कंडीशन जो कंडीशन है फिर से वापस लेने का, वो कंडीशन क्या है? उसी डॉक्यूमेंट में है, सेम डॉक्यूमेंट, इन द डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट मतलब सेम डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट में है जिस डॉक्यूमेंट से सेल हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ए और बी के बीच में सेल एग्रीमेंट मान लीजिए हो रहा है, सेल एग्रीमेंट हो रहा है, तो मॉर्गेज की बात भी इसी एग्रीमेंट में होनी चाहिए कि ये मॉर्गेज है ना कि सेल है। कहने का मतलब ये है कि मॉर्गेज और सेल एग्रीमेंट दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर ये एक डॉक्यूमेंट में नहीं है तो सेल माना जाएगा, नहीं तो ये मॉर्गेज बाय, नहीं तो ये, अगर दोनों एक डॉक्यूमेंट में है तब उसे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल मान सकते हैं। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और सेल विथ कंडीशन ऑफ रीपर्चेज में? कि देखिए रिलेशनशिप का अंतर है। मॉर्गेज में डेटर और क्रेडिटर की रिलेशनशिप होती है। मतलब कोई उधार देता है, ये उधार देते हैं भाई साहब, और ये उधार चुकाने का वचन देते हैं, तो ये हो गया डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। लेकिन सेल में क्या रिलेशनशिप होती है? सेलर और बायर की रिलेशनशिप होती है। एक तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है। हमने सेल तो कर दिया लेकिन कंडीशन लगा दिया कि हम सेल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 महीने के अंदर के पैसे चुका देंगे तो फिर से आप उस प्रॉपर्टी को मुझे दे दोगे। ठीक। इसी डिफरेंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में पंडित चुनचुन झा वर्सेस इबादत अली में ये बताया था। ठीक। और कभी भी टेस्ट अगर चाहिए कि ये सेल क्या है, ये ट्रांजैक्शन कैसा है, तो हमेशा टेस्ट आप अगर आप कोर्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप इशू ये बनाइए कि क्या सेल और रिकन्वेंस डीड मतलब जिस डीड से आपको उस प्रॉपर्टी वापस आपको मिलेगी वो एक ही डॉक्यूमेंट में है कि नहीं, तब। ठीक। इतना हो गया। अब इतना काफ़ी आपके लिए। तो ध्यान रखिए, अगर एक बार सेल एब्सोल्यूट हो जाता है और दूसरे डॉक्यूमेंट में मॉर्गेज कर रहे हैं तब वो नहीं माना जाएगा, तब वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल नहीं माना जाएगा, सेम डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।